अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम लेने वाले हैं। टाइटर ऑफ वॉक इसका टाइटल है। इकोनॉमिक आर्टिकल है, थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है लेकिन पढ़ के मज़ा आएगा। इसको कहानी की तरह पढ़ाऊँगा मैं आपको। साथ ही साथ आपको पढ़ना है टॉपर्स के अंदाज में। इस आर्टिकल को कहानी की तरह पढ़ना है, लेकिन हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी ग्रामर वोकैब को अलग से लेके समझना है। सारी आज की ग्रामर, सारी वोकैबुलरी आपको मिलेगी इस क्विज़ पे। हैंडमेड क्विज़ है, 5 क्वेश्चंस हैं। जो आप सीखोगे ना वही अप्लाई होगा इस क्विज़ पे। पहले आराम से सीखो और फिर 5 में से 5 मार्क्स हर लड़के और लड़की को मिलने चाहिए। शुरू कर लेते हैं क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। टाइट रोप वॉक। देखिए, वॉक का मतलब चलना और टाइट रोप आप जानते हैं, एक रस्सी जो बहुत टाइट है। आपने गली में तमाशा करने वाले देखे होंगे जो रस्सी पे चलते हैं। बहुत ही मुश्किल काम होता है वो, और बहुत ही जोखिम भरा भी होता है। कह रहा है जोखिम भरा रास्ता टाइट रोप वॉक। समझ गए ना? अब ये रास्ता किसके लिए जोखिम भरा है और कैसे? ऑन रेनिंग इन इन्फ्लेशन एंड आरबीआई क्रेडिबिलिटी। बात हो रही है रेन इन करने की। रेन इन एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत कॉमन सी है। इसका मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना। कह रहा बात हो रही है कंट्रोल करने की, इन्फ्लेशन को, महंगाई को, और आरबीआई की खुद की विश्वसनीयता को, क्रेडिबिलिटी को। आरबीआई से लोगों का भरोसा ना उठ जाए, इस बात को भी इंश्योर करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में लाना है। और ये काम अपने आप में बड़ा मुश्किल भरा है, टाइट रोप वॉक के जैसा। समझ गए? अब आओ फटाफट टाइटल में देखने वाली चीज़ें। रेन इन नाम की फ्रेजल वर्ब को देख लेना, बहुत बार आती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को आती होगी, है ना? कंट्रोल, कर्ब, रेगुलेट। क्रेडिबिलिटी होती है आपकी विश्वसनीयता, ट्रस्ट वर्दीनेस, रिलायबिलिटी। आप पे कितना डिपेंड किया जा सकता है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी भरोसेमंदी बताती है। वॉक से बनने वाली सभी इडियम्स मैंने यहाँ लिख दी हैं जो बार बार हम देखते हैं आर्टिकल्स में। वॉक ऑन टाइट रोप, वॉक ऑन थिन आइस, वॉक द वॉक या वॉक द टॉक, और टॉक द टॉक। अगर आप रेगुलर हो तो चारों की चारों आपको आनी चाहिए। बहुत बार कर चुके हैं इनको। वॉक ऑन टाइट रोप वही है, किसी रिस्क की रास्ते पे चलना। टू गो थ्रू रिस्क, है ना? वॉक ऑन ए टाइट रोप। और वॉक ऑन ए थिन आइस भी यही होता है। अगर आप किसी बर्फीली जगह पे हो, आइस बहुत थिन है आपकी ज़मीन पे, कभी भी वो आइस टूट सकती है। उस पर वॉक करते हुए आप धरती के अंदर समा सकते हो। आप बहुत रिस्क लेकर के ऐसी जगह पे चल पाओगे। टू गो थ्रू रिस्क। वॉक द वॉक या वॉक द टॉक का मतलब होता है टू फुलफिल योर प्रोमिसेस, फुलफिल योर प्रोमिसेस। जो बोला है उसको करके दिखाना। और लास्ट में टॉक द टॉक, इसका मतलब है बड़ी बड़ी बातें करना। इसको आप बोलते हैं डिलीवर रिटोरिक या ग्रैंडिलोक्वेंस। आज डिटेल में नहीं जाऊंगा, सारे वर्ड्स आपको करवा चुका हूं। अपने नोट्स खोलो, अभी रिवीजन हो जाएगा आपका। बढ़े आगे। इसीलिए बोलता हूं मैं, रेगुलर रहा करो। सब चीज़ें हर रोज़ नहीं बताई जा सकती हैं, पर अगर आप रोज़ देखोगे तो सब चीज़ें आप कुछ दिनों में कवर कर लोगे। टाइटल पैराग्राफ से देखने को मिलेगा क्या कहना चाह रहा है। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना इस वीडियो को। कह रहे द आरबीआई should not undermine its own credibility by delaying steps to rein in inflation। कह रहे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की संस्था है, तो आगे द भी लगा हुआ है। कह रहे ये सरकारी संस्था जो है, आरबीआई जो है, इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। और किसको कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए? अपनी खुद की भरोसेमंदी को, क्रेडिबिलिटी को। और कैसे? डिले करके, देरी करके उन स्टेप्स में जो है रेन इन करने के, कंट्रोल करने के इन्फ्लेशन को, महंगाई को। तो अगर आरबीआई और ज़्यादा डिले करता है, महंगाई को रोकने में और ज़्यादा आनाकानी करता है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को ही नुकसान पहुंचाएगा, अंडरमाइन करेगा, वीक बनाएगा। समझ गए? आरबीआई सब्जेक्ट है ब्लू कलर में, वर्ब है इसकी शुड नॉट अंडरमाइन पिंक कलर में। ब्लू और पिंक में आर्टिकल के हर सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा। और ये फर्स्ट स्टेप है आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट का। जरूर से इसको आपको फॉलो करना है अगर आप इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हो, है ना? चलिए अब एक छोटा सा अपने रूल कर लेते हैं ऑन वाला। अंडरमाइन देख लेना, इस वर्ड को भूलना मत। अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आप खड़े हो, आपके पाँव के नीचे सुरंग खोद दूंगा मैं, अभी गिर जाओगे आप। किसी को गिराने का काम, वीक करने का काम, क्रिपल करने का काम, कमज़ोर बनाने का काम कहलाता है अंडरमाइन करना, है ना? ऐसे इसको याद रखना। कॉन्सेप्ट ये है ऑन का। अगर ऑन एक एडजेक्टिव या प्रोनाउन बन के आ जाए एक सेंटेंस में, तो इसके पहले एक पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। टेक्निकल लैंग्वेज में तो रूल बता दिया, प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे लगाना है। शी टेक्स ऑन डिसीजंस, वो अपने खुद के डिसीजंस लेती है। किसी को नहीं बोलती है अपने फैसले लेने के लिए, ना किसी की सुनती है, अपना फैसला खुद से लेती है। अब देखो ऑन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव है तो डिसीजन से पहले आया, तो यहाँ पे ऑन को मैं एक पजेसिव एडजेक्टिव दूंगा। ऑन एक एडजेक्टिव है, डिसीजन नाम के नाउन के लिए आया है, इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव देना पड़ेगा। और शी के लिए होता है हर, ही के लिए हिज, है ना, दे के लिए देयर, माई के लिए, मी के लिए, आई के लिए मी, है ना, माई, और वी के लिए आर। जो ये सारे माई, अवर, देयर, हर, हिज, है ना, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और ऑन से पहले आपको इनको लगाना चाहिए। वैसे ही दे लिव इन अ हाउस ऑफ ऑन, वो रहते हैं अपने खुद के घर में। ऑन यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस केस में भी आपको इसके लिए एक देना पड़ेगा पजेसिव एडजेक्टिव। दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे लगा देंगे देयर। समझ लो, सब्जेक्ट को देखना है और उसी के हिसाब से एक पजेसिव देना है। अगर यहाँ पे देयर ना लगाओ, यहाँ पे हर ना लगाओ, दोनों सेंटेंस गलत है। एक सेंटेंस में और बनाता हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मान लो ऐसा लिख दूँ मैं, ही ऑन्स या दे ऑन 2 हाउसेस, उनके पास 2 घर हैं। अब यहाँ पे रट्टा जिसने मारा होगा ना, वो क्या सोचेगा, ये ऑन जो है सर एडजेक्टिव है, हाउसेस के लिए नाउन बन के आया है, तो मैं इसके आगे दे की जगह देयर लगा देता हूँ, है ना, पजेसिव लगा देता हूँ। यहाँ पे मत लगाया ना, यहाँ पे ऑन एक वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, ऑन मतलब किसी चीज़ को रखना। उनके पास 2 घर हैं, दे ओन 2 हाउसेस। वर्ब के लिए पजेसिव नहीं आता मेरे भाई, रूल याद रखना, रट्टा मत मार के आना, यहाँ पे देयर नहीं आएगा। समझ गए? चलो अब फटाफट से क्या करेंगे, आज के सारे मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ जो इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं, ताकि आप उनको पहले ही देख लो और सीधा सीधा आप जो है फ्लो में पढ़ते जाओ। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स, ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10, साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। एक वीक के लिए और डिस्काउंट मिल रहा है इस पर आपको, 16 अगस्त तक ये कोर्स मिलेगा 320 रुपये का, 321 रुपीज़ का, है ना। इसी कूपन कोड से फ़ायदा उठाना, एक ही वीक का डिस्काउंट है। ये अपनी वोकैब शीट है, पिछले सारे वर्ड्स जो मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं इसी शीट में मिलेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। साथ ही साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी है, आपको सुबह में 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है शाम को कौन सा आर्टिकल मैं पढ़वाऊँगा, पीडीएफ के साथ, है ना, ज्वाइन कर लेना। देखो पिछले बहुत सारे वर्ड्स जो हमने सीखे हैं ना, आज सारे के सारे रिवाइज करेंगे। डिलेमा, ब्रिंग अबाउट, एम्बिट और रिमाउंट, ये इस आर्टिकल में यूज़ हुए हैं। और एक नया वर्ड सीखना आज, पेंट अप। फटाफट से पहले पुराने वाले वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। डिलेमा मतलब धर्म संकट, ऐसी सिचुएशन जिससे आपको बाहर निकलने का रास्ता ना मिले, डिलेमा कहलाती है। जिसको प्रेडिकामेंट, क्वांडरी, बाइंड या होप्सन चॉइस भी बोलते हैं। ये सेंटेंस मैंने बनाया था, अच्छे से आपको समझाया था, है ना। सेकेंड वेव की शुरुआत में पूरा देश धर्म संकट में था, डिलेमा में था कि लॉकडाउन लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, है ना। ऐसे इस वर्ड को आपको कनेक्ट करके रखना है। इसका एक सिनोनिम है जो बाइंड है ना, बाइंड, ये आपको आज इस जो है आर्टिकल में देखने को मिलेगा। डिलेमा से ही उसको आपको कनेक्ट करना है। अगली फ्रेजल वर्ब थी अपने पास ब्रिंग अबाउट, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, एनजेंडर करना। एनजेंडर भी इसका एक सिनोनिम है, आज इस आर्टिकल में आप देखोगे। जैसे कंटिन्यूस वॉर्स ने ब्रॉट अबाउट किया, सेकंड फॉर्म है ब्रिंग अबाउट की, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को, बहुत बड़ी मात्रा को तबाही की। लगातार की युद्धों ने, लगातार की जंग ने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है डिस्ट्रक्शन की, उसको ब्रिंग अबाउट किया, उसको पैदा किया। इस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। एम्बिट का मतलब होता है दायरा या स्कोप। एम्बिट का एक सिनोनिम है रेमिट, ये आज आप देखोगे। एम्बिट बहुत बार आपको करवा चुका हूँ, सबको आना चाहिए। एक वर्ड था रीबाउंड, बाउंड मतलब कूदना, री मतलब फिर से। जब आप जंप बैक करते हो, जब आप गिर करके फिर से खड़े होते हो, रिवाइव होते हो,
तब आप रीबाउंड करते हो। तो इस रीबाउंड और रिवाइव नाम के वर्ड को आप आज फिर से देखने वाले हैं। जैसे द शेयर मार्केट रीबाउंडेड 2 वीक्स आफ्टर द क्रैश, शेयर मार्केट फिर से जंप बैक कर गई 2 वीक बाद क्रैश के 2 वीक्स के बाद में जो है मार्केट फिर से उठ करके खड़ी हो गई। लास्ट वर्ड है अपना पेंट अप, ये आज का नया वर्ड है। पेंट अप का मतलब होता है दबा हुआ, सप्रेस्ड, जिसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जैसे आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन दबे हुए हैं। जिस दिन मौका मिलेगा आप सबको एक्सप्रेस करोगे। तो वो दबे हुए इमोशंस, दबे हुए गुस्से या किसी भी दबी हुई चीज़ को हम बोलते हैं पेंट अप एडजेक्टिव फॉर्म में। ईयर्स ऑफ पेंट अप इमोशंस केम आउट एज शी क्राइड, बहुत सालों का दबा हुआ इमोशंस जो थे, बहुत सारी दबी हुई संवेदनाएं जो थी वो बाहर निकल के आई जैसे ही वो रोने लगी। तो उसके रोते ही उसकी दबे हुए इमोशंस बाहर निकल के आने लगे। इसको आप कंस्ट्रेंड, रिस्ट्रिक्टेड कुछ भी बोल सकते हैं। तो भाई 4 वर्ड्स तो पुराने ही हैं, रिवीजन करवा दिया आपको, और एक वर्ड आज का नया है। इसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, याद नहीं रहेगा, इसलिए रिवीजन को परमानेंट बना के रखो हर वीक का। चलिए समरी टाइम, बहुत सीधी सी समरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देश में काम होता है ग्रोथ रेट को, जीडीपी की देखना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इन्फ्लेशन को कम करना, वो कम से कम रहे। लेकिन इन दोनों कामों को करते हुए इसको संतुलन बनाना होता है। अगर ये ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन को भी इसको थोड़ा ढील देना पड़ेगा। अब इसी चक्कर में पैंडेमिक के बाद ये इन्फ्लेशन को ढील देता आ रहा है ताकि देश की जीडीपी थोड़ी आगे बढ़े महामारी के बाद। लेकिन इन्फ्लेशन इतना आगे बढ़ गया कि आम आदमी आज की डेट में परेशान हो रहा है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है अब ग्रोथ रेट को थोड़ा सा आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लेशन को कैसे भी करके आप कंट्रोल करो। आरबीआई को इस काम को करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी विश्वसनीयता, इसकी क्रेडिबिलिटी अब कहीं खो जाएगी। समझ गए ना। ग्रोथ रेट को आपने बहुत सारा मौका दिया है, अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन को पकड़ो। चाहे शॉर्ट टर्म में ग्रोथ थोड़ी सी कम हो, लेकिन महंगाई कम होना अब बहुत जरूरी है। आज की टोन है सजेस्टिंग और कंसर्न्ड। सजेस्ट भी कर रहा है आरबीआई को क्या करना चाहिए, और कंसर्न्ड भी है कहीं आरबीआई अपनी भरोसेमंदी को खो ना दे। इसी टोन के ऊपर बेस्ड, इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव का है, और 3 सेंटेंसेस में आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। मैं भी करता हूँ, मेरा भी पढ़ा करो। क्वेश्चन ये है, क्या आप मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन से निपटने और जूझने के लिए तैयार हैं अगर ग्रोथ रेट को आगे बढ़ने में मदद मिले। सिर्फ अपना मत सोचना, गरीब और अमीर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। आप मिडिल क्लास के हो, गरीब लोग भी हैं, वो भी इन्फ्लेशन को झेलते हैं। क्या मीडियम टर्म में हम भारतीयों को इन्फ्लेशन को झेलना चाहिए अगर ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म में बढ़ने की इससे जो है आशा हमें मिलती हो, है ना। आंसर जरूर से करना और मेरा भी पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। करा गवर्नर शक्तिकांत दास स्टेटमेंट accompanying the RBI's latest policy announcement highlights the bind that monetary authorities find themselves in। कह रहा गवर्नमेंट, जो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास साहब, इनकी जो स्टेटमेंट है, इनका जो भाषण है, कौन सा भाषण, वो वाला जो कंपनी करता है, जो साथ में आता है कंपनी देते हुए आरबीआई की लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट को। आरबीआई ने अभी भी जो अनाउंसमेंट की है उसी के वक्त उनकी जो स्टेटमेंट भी आई है, साथ में आई है कंपनी करते हुए। कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ना, हाईलाइट करती है, सबके सामने रखती है, प्रकाश डालती है उस बाइंड की तरफ, उस पिकल, उस डिलेमा की तरफ, धर्म संकट की तरफ, जिस धर्म संकट में माइनॉरिटी अथॉरिटीज़ अपने आप को फाइंड करती है अंदर, जिस धर्म संकट में उनको लगता है कि वो फंसे हुए हैं, यही स्टेटमेंट वो बताती है। समझ गए। स्टेटमेंट की वर्ब है हाईलाइट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है। अथॉरिटीज़ की वर्ब है फाइंड, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। बाइंड नाम के वर्ब को, जो इस वर्ड को इसने एंटीसीडेंट लिया हुआ है। बाइंड आप देख चुके हो, धर्म संकट को, डिलेमा को, क्वांड्री को, प्रेडिकामेंट को हम बोलते हैं। अच्छा, अकॉम्पनिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, वो वाली स्टेटमेंट जो कंपनी देती हुई आई है, जो साथ ही साथ में आई है ना अकॉम्पनिंग। कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होगा, सर दास के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा तो फिर इस एस को हमें निकाल देना चाहिए। याद रखें, किस आदमी को अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करवाना है ये उसका जो है ना चॉइस है। इसलिए प्रॉपर नाउंस के साथ में अक्सर हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं एस को निकालने वाले। अगर शक्तिकांत दास किसी दिन बोल देंगे कि जब मेरा पजेसिव बने पीछे का एस ना लगे, उस दिन हम भी मान लेंगे, लेकिन जब तक वो ना बोलें तब तक हमें ऐसे ही बनाना है। तो प्रॉपर नाउन के साथ इस रूल को फॉलो नहीं करना है। बढ़े आगे। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन, अंडरस्कोर, एम्फसाइज। कह रहा है वाइल the central bank's growth supportive actions, maintaining the benchmark interest rate at a decade low, ensuring ample liquidity and accommodative policy stance are yet to help engender a meaningful recovery, inflation continues to disquietly hover around the 6% upper bound of its mandated target। सेंटेंस लंबा है, थोड़ा टेढ़ा भी है। एक काम करेंगे,
ये बीच वाला हम साइड में रखेंगे और पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको अपने ऐड करना है ना। कह रहे जहाँ सेंट्रल बैंक के ग्रोथ सपोर्टिव एक्शन जो है, आरबीआई के ग्रोथ को बढ़ाने वाले सपोर्ट करने वाले जो कदम जो हैं, अब देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आर वो हैं येट अभी भी, टू हेल्प करने वाले, और क्या एनजेंडर करने को, प्रोड्यूस करने को, ब्रिंग अबाउट करने को एक सार्थक रिकवरी को, मीनिंगफुल रिकवरी को। कह रहा है जहाँ ऐसा है आरबीआई अपनी जगह सही है, जो भी कर रहा है उससे रिकवरी होगी। कह रहा वहीं उसी वक्त इन्फ्लेशन जो है ना वो जारी है, बड़ा ही जोरों शोरों से, डिसक्वाइटिंगली, बड़ा ही डिसऑर्डर और एंजाइटी के साथ में होवर अराउंड करना, सर पे मंडराना, और किसके 6% के अपर बाउंड के, 6% की अपर लिमिट्स के, जो इसका मैंडेटेड टारगेट है, जो टारगेट इसको मैंडेट किया हुआ है, जरूरी बनाया हुआ है। समझे सेंटेंस को? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर बीच वाला हम ऐड करेंगे। जहाँ सेंट्रल बैंक के सपोर्टिव एक्शन जो है वो अभी भी बाकी हैं हेल्प करना एक मीनिंगफुल रिकवरी को, इनसे मीनिंगफुल रिकवरी अभी भी आई नहीं है, हमें आशा है कि आएगी, है ना, बाकी है अभी भी। वहीं पे इन्फ्लेशन अभी भी मंडरा रहा है सर पे, उस 6% की लिमिट पे, जो उस टारगेट की है, मैंडेटेड टारगेट जो हमने इन्फ्लेशन के लिए बनाया हुआ है, और बड़ा जोरों शोरों से डिसक्वाइटिंगली जो है मंडरा रहा है, हमें एंक्शियस बना रहा है, परेशान कर रहा है। होवर अराउंड करना मतलब मंडराना। अब आओ इस सेंटेंस को बीच वाला पढ़ेंगे ताकि हमें पूरा पता लगे। देखो ये सपोर्टिव एक्शंस कौन से हैं, ये इसने बताया यहाँ पे। पहला एक्शन है सपोर्टिंग मेंटेनिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट अ डेकेड लो। जो इंटरेस्ट रेट है उनको डेकेड लो पे लेकर के आ गया आरबीआई। पिछले 10 सालों में एसएलआरआर, सीआरआरआर, है ना, ये सारी की सारी जो हैं बहुत नीचे आई हैं, इससे नीचे कभी गई भी नहीं है। दूसरा काम है इंश्योर करने का बहुत ही एम्पल, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी को, बहुत ही ज़्यादा नकदी को। और तीसरा इसका काम है एक ऐसा पॉलिसी स्टैंस लेना, एक ऐसी पॉलिसी की पोजीशन लेना जो अकोमोडेटिव है, जो एडजस्टिंग है। आरबीआई बहुत एडजस्टमेंट कर रहा है, कैसे भी करके बाजार जो है, मार्केट जो है खड़ी हो जाए पाँवों पे, थोड़ा बहुत हम घाटा भी सहने को तैयार है इन्फ्लेशन के फॉर्म में, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें बता रही हैं हाइफन सपोर्टिव एक्शंस के बारे में, इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया था। अब समझे सेंटेंस को, अब स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। एक्शंस की वर्ब है आर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इन्फ्लेशन की वर्ब है कंटिन्यूस। अकोमोडेटिव मतलब एडजस्ट करने वाला। एम्पल मतलब बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ, अबंडेंट भी बोलते हैं इसको। एनजेंडर आप देख चुके हैं, प्रोड्यूस करना, ओरिजिनेट करना, अशर इन करना, मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना, है ना, कहलाता है एनजेंडर करना। होवर अराउंड और लूम ओवर, इन दोनों का मतलब है सर पे मंडराना। अपर बाउंड मतलब अपर लिमिट। डिसक्वाइटिंगली बनाए, डिसक्वाइट से, क्वाइट मतलब शांत, डिसक्वाइट मतलब अशांत। अशांत एक एडजेक्टिव है, इससे हमने एडवर्ब बना दिए। जब कोई चीज़ बड़ी अशांति के साथ, बड़े शोरगुल के साथ कोई काम करती है तो वो डिसक्वाइटिंगली करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन बड़ा शोरगुल मचा के 6% पे पहुंच गया है। समझ गए? 100% अंडरस्टैंडिंग लिया करो, इंग्लिश बहुत आसान है, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, है ना। कह रहा गवर्नर दास acknowledged the RBI's predicament when he said, before the onset of the pandemic, headline inflation and inflationary expectations were well anchored at 4%. The gains from which need to be consolidated and preserved. अब बता रहा है गवर्नर साहब ने अपनी परेशानी को कैसे बताया। कह रहे गवर्नर साहब ने एक्नॉलेज किया आरबीआई की प्रेडिकामेंट को। गवर्नर साहब ने माना आरबीआई कितना परेशान है, धर्म संकट में है। ऊपर वर्ड आया था बाइंड, प्रेडिकामेंट, डिलेमा, क्वांडरी, सब आपके धर्म संकट को बताते हैं। तो इन्होंने अपना धर्म संकट मान लिया। कब माना? जब उन्होंने ऐसा कहा, व्हेन ही सेड। और क्या कहा? अब देखो ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोमा से कोमा के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे भी कोमा लगना था, लगाना भूल गया है ना, ये वाला इन्वर्टेड कोमा। कह रहा है पहले बिफोर जो ऑनसेट था, जो शुरुआत थी, ऑनसेट मतलब किसी चीज़ की अचानक से होने वाली शुरुआत। कह रहा है शुरुआत से पहले, और किसकी? इस पैंडमिक की। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था, जो मेन इन्फ्लेशन था, और जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन थी, इन्फ्लेशन से होने वाली आशाएं थी, कह रहा है वो वेल एंकर्ड थी, वो बड़े अच्छे तरीके से फिक्स थी। एंकर का मतलब है फिक्स्ड, और कितने? 4% पे। कह रहे जिसके गेन्स, जिसकी जो लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं, जो नफ़े हैं, फ्रॉम विच, जिस चीज़ से नीड है, उनको ज़रूरत है कंसोलिडेट होने की, इकट्ठा होने की, और प्रिजर्व किए जाने की, बचाए रखने की। एक बार मैं समझा देता हूँ क्या इन्होंने कहा, फिर मैं बताऊँगा इसका मीनिंग क्या है। पहले इन्होंने ये कहा, अपनी बात को माना, अपने धर्म संकट को, और फिर इन्होंने ये कहा कि पैंडमिक की शुरुआत से पहले इन्फ्लेशन जो है 4% पे ही था, हमारी आशाएं भी यही थी, और फिक्स्ड भी था 4% पे। जिसका फ़ायदा जो है हमने जो उठाया है ना, उसको कंसोलिडेट और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अब इन्फ्लेशन 6% पे आ गया है, मैं मॉनेटरी पॉलिसी को खींचूंगा। अब पिछले वाले गेंस से आपको फ़ायदा उठाना है, 4% पे जो रुका रहा था
आगे ये इन्फ्लेशन जो है आपको नुकसान देगा। समझ गए ना। तो एक धर्म संकट में इन्होंने बता दिया, अब मैं कुछ करूँगा, मुझसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अब आ जाओ सेंटेंस को देखने वाली चीज़ें। दास साहब की वर्ब है एक्नॉलेज्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही की वर्ब है सेट। ऑन सेट की वर्ब है देखो ऑन सेट किसी का सब्जेक्ट नहीं है, बिफोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने गलत दे दिया है सब्जेक्ट का कलर, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ। ऑन सेट का मतलब होता है शुरुआत, कमेंसमेंट। हेडलाइन इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस की वर्ब है वर। एंकर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। जब आप नाव की या जहाज की एंकर डाल देते हो, पाला डाल देते हो, तो जहाज वहीं पे फिक्स हो जाता है ना। एंकर होता है पानी में एक लंबी सी रस्सी लोहे की डाल देते हैं, जहाज हिल ही नहीं पाता, तो तूफान वुफान से बचने को सहायता मिलती है। तो एंकर वहीं से हमने बनाया, फिक्स कर देना, स्टेबल कर देना किसी चीज़ को। गेन्स की वर्ब है नीट। कंसोलिडेट का मतलब है इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना। सारे फायदों को इकट्ठा करो क्योंकि आगे आपको नुकसान होने वाला है। कह स्टेबिलिटी इन इन्फ्लेशन रेट फोस्टर्स credibility of the MPF monetary policy framework and augurs well for anchoring inflation expectations। कह रहे जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है इन्फ्लेशन की रेट में, वो फोस्टर करती है, वो नर्चर करती है, वो इनकरेज करती है, वो आगे बढ़ावा देती है क्रेडिबिलिटी को, भरोसेमंदी को, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की। देखो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई, फ्रेमवर्क का मतलब है ढांचा। ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब है आरबीआई का बनाया हुआ ढांचा। तो अगर इन्फ्लेशन की रेट में स्टेबिलिटी आ जाए तो ये बढ़ावा देगी आरबीआई के बनाए हुए ढांचे की विश्वसनीयता को, और ये ओवर वेल करती है, बड़ा अच्छा भविष्य बताती है, अच्छी भविष्यवाणी करती है, शगुन वाली। किसके लिए? एंकर करने के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन को। हम इन्फ्लेशन से फिक्स्ड एंकर जो है ना, एंकर्ड एक्सपेक्टेशन को रख सकते हैं। एक बार इन्फ्लेशन स्टेबल हो तब हम देखें इन्फ्लेशन आगे कैसे मैनेज होगा। स्टेबल होने के बाद ये काम हो सकता है। समझ गए? स्टेबिलिटी नाउन है, इसका मतलब है स्थिरता। इसकी दो वर्ब्स हैं, फोस्टर्स और ऑगर्स वेल। फोस्टर का मतलब होता है किसी को पालना, पोसना, इंकरेज करना, नर्चर करना। ये नर्चर करेगी भरोसेमंदी को। ओगर का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ओगर वेल का मतलब है अच्छी भविष्यवाणी करना, है ना। चलिए अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है। भविष्यवाणी अच्छी और बुरी दोनों होती है। ओगर वेल तो हो गई वर्ब, लेकिन अच्छी भविष्यवाणी और बुरी भविष्यवाणी यानी कि शगुन और अपशगुन, इन दोनों के लिए अपने पास इंग्लिश में वर्ड्स हैं। आपको चूज़ करना है दोनों में से कौन सा वर्ड ओमिनस और ऑस्पिशियस में से कौन सा वर्ड शगुन और कौन सा अपशगुन को बताता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ हर एंगल से आपके दिमाग को, नॉलेज को अटैक करूँ, है ना। ऑस्पिशियस का मतलब है शगुन भरा, शगुना, शगुन भरा, शगुन भरा। आप शादी वादी का कार्ड देखोगे तो उस पर लिखा होगा ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शगुन भरे ओकेजन पे, मौके पे, वी इनवाइट यू, हम आपको इनवाइट करते हैं। तो वहाँ से आप शादी के कार्ड से ऑस्पिशियस वर्ड को पकड़ना और याद रखना। ओमिनस का मतलब है अपशगुन भरा, अपशगुन भरा। ठीक है, दो वर्ड्स हैं अपने आप में अलग, एक दूसरे से उल्टे हैं, दोनों का मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। बढ़े आगे। कह रहा दिस इन टर्न रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, इंक्रीजेज एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस एंड दस इज ग्रोथ प्रमोटिंग। कह रहा है और ये चीज़ जो है ना इन टर्न आगे जा करके, इन टर्न का मतलब है सब्सिक्वेंटली, आगे जाके रिड्यूस करती है अनिश्चितताओं को इन्वेस्टर्स के लिए, इंक्रीज करती है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को, और इस तरह से ग्रोथ प्रमोटिंग भी है। यही चीज़ ग्रोथ को प्रमोट भी करती है। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद हुआ है, कहने का मतलब क्या है, इतना सारा जो है आरबीआई के चीफ साहब ने बोला जो हमने यहाँ पे लिख के आपको बताया है। समझ गए ना। दिस की वर्ब है रिड्यूसेस, इंक्रीजेस और इज। ये बीच में डैश 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 का मतलब पता क्या है, इसके बीच में उन्होंने आधा घंटा कुछ और भी बोला था, लेकिन फिर से वो इसी सेंटेंस पे आए तो हमने इसको क्लब कर दिया है। समझ गए ना। ये डैश 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 का मतलब है बहुत कुछ था बीच में, हमने जो छोड़ दिया है, मोटी मोटी बात हमने यहाँ पे रख दी है। समझ गए। तीन वर्ब का दिस की, इंक्रीजेस, रिड्यूसेस और इज। बढ़ेंगे आगे। इन टर्न का मतलब होता है सब्सिक्वेंटली, आगे जाके। कह रहा इट इज दिस वाइडल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेमिट that the Monetary Policy Committee has temporarily set aside in the wake of COVID-19 and its brutal impact. While the central bank focuses its efforts on using all available policy tools to simultaneously preserve financial stability and support a durable economic revival. अब बता रहा है आरबीआई ने पिछले 1.5 साल से इन्फ्लेशन पे ध्यान क्यों नहीं दिया हुआ, क्यों मजबूरी है आरबीआई की जिस वजह से आज वो धर्म संकट में आके फंसा है। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ, कह रहा है इट इज़, ये है, यही वाइटल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेमिट, यही बहुत ही जरूरी इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाला अधिकार क्षेत्र, रेमिट, रेमिट, एम्बिट, स्कोप, परव्यू, जुरिस्डिक्शन, सब एक दूसरे के सिनोनिम है ना, कर चुके हैं वर्ड। कह रहे यही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाला जो अधिकार क्षेत्र है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, जो आरबीआई की कमेटी होती है,
टेम्परेरीली सेट असाइड कर चुकी है, जिसको साइड में बाजू में रख चुकी है। अच्छा क्यों? इन द वेक ऑफ कोविड-19 के बाद में, इन द वेक ऑफ मतलब किसी चीज़ को देखते हुए या किसी चीज़ के होने के बाद में कोविड-19 और इसके ब्रूटल इम्पैक्ट के बहुत ही जंगली प्रभाव जो इसने डाला, बहुत ही खूंखार। तो कह रहा है यही वो जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे आरबीआई की एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ठंडी पड़ गई और इसको साइड में इन्होंने रख दिया। कह रहे जबकि जो आरबीआई खुद है, जो सेंट्रल बैंक है, वो फोकस करता है इसके उन एफर्ट्स को और किस पे, इस्तेमाल में लेने पे सभी के सभी अवेलेबल पॉलिसी टूल्स को, कि वो एक साथ ही साइमल्टेनियसली बचा करके रखे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, आर्थिक स्थिरता को, और सपोर्ट करे एक टिकाऊ इकोनॉमिक रिवाइवल को, आर्थिक रिवाइवल को। तो आरबीआई की एमपीसी को इसने बोल दिया, आरबीआई ने, तुम ठंडे हो जाओ, अभी इन्फ्लेशन को मत देखो, मैं अब थोड़ा सा काम करूंगा, इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन हम ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे, पैंडेमिक का प्रभाव कम कर पाएंगे। तो पिछले 1-1.5 साल में ऐसा आरबीआई करता आ रहा है, समझ गए। इट की वर्ब है इज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वर्ब है हैज़ टेम्परेरीली सेट असाइड। सेट असाइड करना मतलब साइड में रख देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना या किसी चीज़ को भाई रख देना, बाद में देखेंगे, इसको रिजर्व कर देना, बाद में देखेंगे, है ना। सेंट्रल बैंक की वर्ब है फोकस, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। ये दो काम कर रहा है, एक तो टू प्रिजर्व और दूसरा टू सपोर्ट। पॉलिसी टूल्स को यूज़ कर रहा है प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए, और सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, परमानेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो लंबा चले ड्यूरेबल कहलाता है। बड़े आगे सिंपल सेंटेंस है, कह रहा स्टिल द सेंट्रल बैंक्स आउटलुक फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन शोज इट इज कॉग्निसेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज एंड द लिमिट्स टू इट्स पॉलिसी ऑप्शन। कह रहा फिर भी जो सेंट्रल बैंक का आउटलुक है, सेंट्रल बैंक का जो रुझान है, जो एटीट्यूड है, और किसके लिए, ग्रोथ के लिए और इन्फ्लेशन के लिए, कह रहे दिखाता है आउटलुक क्या, कि सेंट्रल बैंक बड़े अच्छे से जानता है, कॉग्निसेंट है, अवेयर है उन ज़मीनी हकीकतों का, ग्राउंड रियलिटीज़ का और लिमिट्स का जो इसकी पॉलिसी ऑप्शंस के लिए हैं। आज आरबीआई जो भी बात कर रहा है ना, उसको देख के हमें ये लगता है आरबीआई को सब कुछ पता है कि कितना चीज़ें इसके हाथ में है और कितनी चीज़ें हाथों से बाहर निकल रही हैं। इट इज़ कॉग्निसेंट ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़, समझ गए। आउटलुक की वर्ब है शोज, इट की वर्ब है इज। कॉग्निसेंट होना, अवेयर होना, इन्फॉर्म्ड होना, कॉन्शियस होना, सब एक चीज़ को बताते हैं, आपका किसी चीज़ के बारे में जो है ना इन्फॉर्म्ड होना, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होना। और जो चीज़ है जिसके बारे में आपको पता है, आप हमेशा इनके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन को लगा के बताएं। बढ़े आगे, चलो अब यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, मुझे तो इजी लगा, देखना आप भी। करा असर्टिंग दैट डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ स्टार्टेड टू रिकवर with the ebbing of the second wave, the MPC is hopeful of a bounce back in rural demand on the back of agriculture output remaining resilient, coupled with urban consumption recovering as the manufacturing and service sector rebound with the lag, and as increased vaccinations help release pent up demand। लंबा सेंटेंस है पर बहुत आसान है, कैसे, ध्यान से देखना। कह रहा असर्ट करते हुए, इस चीज़ पे जोर देते हुए, इम्फसाइज करते हुए। अच्छा कौन सी चीज़ पे भाई, दैट वो ये कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, घरेलू जो आर्थिक गतिविधियां हैं शुरू हो चुकी हैं वो, और क्या, रिकवर करना, और किसके साथ, एबिंग के साथ में, उतार के साथ में, और किस में, सेकेंड वेव के अंदर। कह रहा है इस चीज़ पे जोर देने के साथ ही, इस चीज़ को सबके सामने रखने के साथ ही कि कोविड की दूसरी वेव के उतरते ही आर्थिक गतिविधियाँ जो है रफ्तार को पकड़ रही हैं। हुआ क्या, कह रहा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना आरबीआई की, वो होपफुल है, वो आशावादी है, और किस चीज़ का, एक बाउंस बैक का, एक रिवाइवल का रूरल डिमांड में। गांवों से डिमांड में बाउंस बैक होगा, गांवों में लोग फिर से सामान खरीदना शुरू करेंगे, ऐसी उसको आशा है। अब ये काम कैसे होगा भाई, क्यों खरीदेंगे लोग, ऑन द बैक ऑफ, ये होंगे लोग सवार, बैक पे ये लोग जो है सवार होके आएंगे, डिमांड जो है सवार होके आएगी एग्रीकल्चर आउटपुट के, जो है रिमेन रहा है अभी तक रिजिलियंट, है ना। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है ना हमारा बहुत अच्छा रहा है, बरसातें भी ठीक ठाक सी हो गई हैं। रिजिलियंट का मतलब है जो गिरे ना, जो गिर करके भी खड़ा हो जाए, जो कोलैप्स होने का नाम ना ले। तो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट जो है पैंडेमिक के बाद भी गिरने से उसने मना कर दिया, रिजिलियंट रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर गाँवों में लोग जो है खरीदेंगे, ऐसा आरबीआई का एमपीसी, ऐसा डिमांड जो है, ऐसा जो होप करता है। अब देखो ऐसी होप कैसे करता है और क्या क्या रीजंस है। देखो कपल्ड विद जुगलबंदी में साथ ही साथ अर्बन कंजम्पशन की रिकवरिंग के, शहरों में भी लोग रिकवर कर रहे हैं, माल को खरीदना शुरू कर रहे हैं। और कैसा काम हो रहा है ये, कह रहा है जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो हैं वो भी रिबाउंड करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, फिर से जिंदा होते हैं,
एक लैग के बाद, एक छोटे से पॉज के बाद। बीच में तो थोड़े वक्त पड़े रहे ठंडे, लेकिन अब वो भी जिंदा हो रहे हैं और अर्बन कंजम्पशन में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कह रहा है और किसके साथ, जैसे ही इंक्रीज्ड वैक्सीनेशन जो हैं हेल्प कर रहे हैं रिलीज करने में पेंट अप डिमांड को, अभी तक दबी हुई डिमांड को। आपको वैक्सीन लगी उसी दिन आप बाजार में चले गए, आपने जो चीज़ें खरीदनी थी, डिमांड जो थी आपकी 4-6 महीने से, आपने एक दिन में 50,000 की शॉपिंग कर दी। वैक्सीन लग गई ना, अब आपको लगता है कि चलो अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको फटाफट से, सेंटेंस की कैसे बनी हुई है, आप इसको रिपीट करके सुन लेना। लंबा सेंटेंस है पर बड़ा आसान है। एक्टिविटी की वर्ब है हैज़ स्टार्टेड, एमपीसी की वर्ब है इज़ होपफुल, होपफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। एमपीसी जब होपफुल थी तभी वो असर्ट भी कर रही थी, तभी वो एम्फसाइज भी कर रही थी इस बात पे। तो असर्टिंग यहाँ पे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब दो काम एक साथ होते हैं। अब ये होपफुल क्यों थी कि रूरल डिमांड जो है सवार होकर आएगी एग्रीकल्चर आउटपुट के और जुगलबंदी में आएगी अर्बन कंजम्पशन में रिकवरी के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है वो रिबाउंड कर गए हैं फिर से एक लैग के। तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वर्ब है रिबाउंड। रिबाउंड मतलब रिवाइव होना, बाउंस बैक करना, फिर से आगे खड़ा होकर के आना। और कह रहा है ये हुआ जैसे ही इंक्रीज वैक्सीनेशन जो है उन्होंने हेल्प कर दिया पेंट अप डिमांड को रिलीज करने में, दबी हुई डिमांड को फिर से सबके सामने उजागर करने में। वैक्सीनेशन की वर्ब है हेल्प। बड़े आगे पेंट अप आप देख चुके हो ना, शुरू में बता दिया था मैंने आपको, दबे हुए इमोशंस, दबे हुए गुस्सा, दबी हुई डिमांड। कह रहा है हाउएवर गिवन दैट अंडरलाइंग कंडीशंस आर स्टिल वीक एंड द करंट सिचुएशन इंडेक्स of consumer confidence in its own July survey is still stuck near the all-time low polled in May. The RBI has retained its full year GDP growth forecast at 9.5%. अब बता रहा है RBI के घबराहट के साइन, कैसे RBI घबरा रहा है इस साइन से हमें पता लगेगा कैसे। कह रहा हालांकि गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को, कौन सी चीज़ भाई, जो अंडरलाइंग कंडीशन है, जो छुपी हुई अंडरलाई करने वाली हिडन कंडीशन जो हैं वो अभी भी स्टिल वीक हैं, कमज़ोर हैं। और जो करंट ये वाला इंडेक्स है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो सर्वे रिपोर्ट है और किसकी, जुलाई के सर्वे की, ये अभी भी स्टक है, फंसा हुआ है अपने आज तक के सबसे नीचे पायदान पे, ऑल टाइम लो पे, जो पोल किया गया था मई में। तो मई में नीचे आया और जुलाई में भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। ये इंडेक्स बताता है कंज्यूमर को कितना विश्वास है कि बाजार फिर से खड़े होंगे। कह रहा है इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हाउएवर हुआ क्या, आरबीआई ने रिटेन कर दिया है, बनाए रखा है इसके पूरे साल के जीडीपी फोरकास्ट को 9.5% पे। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद भी आरबीआई अपना जीडीपी फोरकास्ट 9.5% से नीचे लाने को तैयार नहीं है। अब ये नहीं ला रहा लेकिन बातें उल्टी सीधी कर रहा है, वो आगे बताएगा। समझ गए सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, कॉन्फिडेंस की वर्ब है इज, कंडीशंस की वर्ब है आर, द आरबीआई की वर्ब है हैज़ रिटेन्ड। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, इसको आप आउटलुक बोल दो, एस्टिमेशन बोल दो, असेसमेंट बोल दो, प्रोजेक्शन बोल दो। ये पोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऑल टाइम लो जिसको पोल किया गया था मई के अंदर, जिसका वोटिंग हुआ था मई में। स्टक मतलब फंसा हुआ, ऑन से पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए तो इट्स लगाया हुआ है। इस इंडेक्स के लिए हमने इट नाम के पजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ किया है। समझ गए सेंटेंस को। अंडरलाइंग मतलब नीचे छुपा हुआ, हिडन या लेटेंट। अब देखेंगे 9.5% को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है आरबीआई खुद ही। कह रहा द फैक्ट दैट it has at the same time lowered the quarter second, quarter third and quarter fourth growth projections it made just 2 months ago by between 0.5 and 0.9 percentage point belies the uncertainty in its outlook. कह रहे जो फैक्ट है, जो बातचीत है कि उसी वक्त ये आरबीआई जो है एट द सेम टाइम नीचे ला रहा है, ला चुका है इन तीनों क्वार्टर्स की ग्रोथ की प्रोजेक्शन को। तीनों क्वार्टर्स में विकास का जो जायजा, जो अंदाज इसने लगाया था, और कब लगाया था, सिर्फ 2 महीने पहले। कह रहा है ये वाली जो बात है ना, आरबीआई जो है 2 महीने पहले के अंदाज को भी अब नीचे गिरा रहा है। और कैसे गिरा रहा है, कहीं 0.5% और कहीं 0.9%, ऐसे नीचे गिरा रहा है। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, बिलाई करता है, झुठलाता है अनसर्टेनिटी को इसके आउटलुक में। तो आरबीआई यहाँ पे तो देखो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि 9.5% पूरे साल का रखूंगा, लेकिन क्वार्टर का गिराता जा रहा है। अरे यही क्वार्टर का जुड़ के तो 9.5% बनाएंगे, अगर ये गिराया तो ये भी गिराना चाहिए। तो आरबीआई की यही बात जो है ना झुठला रही है, इसकी अनसर्टेनिटी को दिखा रही है कि ये अंदर से तो बड़ा अनसर्टेन है, बस दिखाने के लिए ग्रोथ को दिखा रहा है 9.5% पे। समझ गए। फैक्ट की वर्ब है बिलाइस, इट की वर्ब है मेड, इट की वर्ब है हैज़ लोवर्ड। प्रोजेक्शन का मतलब है एस्टिमेशन, असेसमेंट, आउटलुक, है ना, आगे का अंदाज। अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता। बिलाय यहाँ पे गलत तरीके से यूज़ किया हुआ वर्ड है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। गलत यूज़ किया हुआ इस वर्ड को। बिलाय का मतलब होता है झुठलाना या कॉन्ट्राडिक्ट करना। मैं आपको बोलूँ भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और पढ़ाई करता हूँ,
एक दिन आप मेरे घर आओ और 9:30 बजे या दोपहर के 11:30 बजे मैं आपको सोया हुआ मिलूँ, तो मैंने अपनी बात को झुठला दिया है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है ना। बिलाई करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को लाई बनाना, झूठ जो है उसको प्रूव कर देना। होमलेस पीपल ऑन द रोड बिलाई द क्लेम्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट देर इज़ नो पॉवर्टी। बिना घरों के लोग जो सड़कों पर रहते हैं वो बिलाई करते हैं, झुठलाते हैं उन क्लेम्स को, सरकार के क्लेम का है कि कोई भी पॉवर्टी, कोई भी गरीबी हमारे देश में नहीं है। सरकार बोलती है गरीबी नहीं है, सड़क पे जाओ तो लोग बैठे हैं बिना घर के, सोते हैं सड़क पे। तो ये सरकार का क्लेम जो है झुठलाने वाली बात है, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है ना। तो बिलाए को आप ऐसे यूज़ करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रूव कर रहा है। एक्चुअली आपको यहाँ पे वर्ड चाहिए था रिवील्स और या फिर चाहिए था बिट्रेज। ठीक है, थोड़ा एडवांस चला गया मैं, पर इसने थोड़ा सा जोश में ये वर्ड यहाँ पे गलत यूज़ कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, करा विद द मानसून रेनफॉल डेफिसिट वंस अगेन वाइडनिंग टू -4% एज ऑन August 8, लेटेस्ट खरीफ sowing estimates revealing an almost 23% shortfall, and composite PMI data for July showing a persistent contraction in business activity and continuing job losses. It is hard to see either a near-term revival in demand or an easing in inflationary pressures from cereal and edible oil prices. अब बता रहा है आरबीआई ने जो किया ना ऊपर, ये क्यों किया, ये जो इसने अपना जो है आउटलुक बताया है गलत वाला, ये गलत कैसे है। कह रहा है के साथ ही विद, 4 चीज़ों के साथ। पहली चीज़ है मॉनसून की जो रेनफॉल है, बारिश की जो रेनफॉल है, उसमें कमी के साथ फिर एक बार जो वाइडन हो गई है 4% माइनस में, है ना, -96% पे चली गई है, 96% पे आ गई है 100% से। कह रहा है एक तो इस चीज़ के साथ ही बरसात के कम पड़ने के साथ ही अगस्त 8 की अगर बात करें तो। दूसरी चीज़ लेटेस्ट खरीफ की जो बुआई है उसके जो एस्टिमेट हैं वो रिवील कर रहे हैं 23% की कमी को। दूसरी चीज़ ये तो खरीफ की फसल जो है उसमें 23% की बुआई कम हुई है, दूसरी चीज़। तीसरा ये कंपोजिट पीएमआई डेटा जिसको कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आती है, ये वाला डेटा जुलाई वाले महीने का, जो कि शो करता है एक लगातार बने हुए कॉन्ट्रैक्शन को, गिरावट को बिजनेस एक्टिविटी में। अच्छा, चौथी चीज़ लगातार बने हुए जॉब्स के लॉसेस, लोगों की नौकरियां जारी है। कह रहा है इन चारों चीज़ों के साथ ही अगर इन चारों चीज़ों पे हम नज़र मारें तो देखेंगे आप क्या, इट इज़ वेरी हार्ड, ये बड़ा मुश्किल है टू सी, ऐसा देखना। और किस किस चीज़ को, या तो हाल ही में नियर टर्म में एक रिवाइवल को डिमांड के अंदर, और या फिर एक ईजिंग में, एक रिलैक्सेशन में इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आ रहा है सीरियल से, अनाज से और एडिबल ऑयल प्राइसेस से। समझ गए ना। तो अब इन 4 चीज़ों को देख लो तो आरबीआई की बात अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखेगी आपको। इन चारों चीज़ों को देख के आपको पता लग जाएगा ना तो ग्रोथ आने वाली है डिमांड में, और ना ही आप देखोगे इन्फ्लेशन कम होने वाला है, क्योंकि एडिबल ऑयल और सीरियल्स, अनाज और तेल बहुत महंगा हुआ है। समझे। सेंटेंस लंबा है बट बड़ा टुच्चा सेंटेंस है, इतना ही सेंटेंस है। इट की वर्ब है इज। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी, परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग, कंटिन्यूअस जो लगातार चले, शॉर्ट फॉल, डेफिसिट एक दूसरे के सिनोनिम में, कमी को बताते हैं। रिवील करना मतलब किसी चीज़ को बताना, सबके सामने रखना। बढ़े आगे। कह रहा है एडमिटिंग द प्राइस प्रेशर्स द आरबीआई हैज़ ऑल्सो रेज्ड इट्स फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बाय 60 बेसिस पॉइंट्स टू 5.7%। कह रहा है एडमिट करते हुए प्राइस के प्रेशर्स को, एडमिट करते हुए महंगाई के दबाव को, आरबीआई ने रेज कर दिया है इसके फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को। इस साल के फिस्कल ईयर के इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को 60 बेसिस पॉइंट से 0.60% से 5.7% पे ले आया है। तो पहले 5.1% था, उसको 5.7% कर दिया आरबीआई ने, मानते हुए इस चीज़ को कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हाँ बढ़ रहा है, हमारा एस्टिमेशन भी यही कहता है। समझ गए। आरबीआई की वर्ब है हैज़ ऑल्सो रेज्ड। जब आरबीआई ने इसको रेज किया तब वो एडमिट भी कर रहा था इस चीज़ को, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। पहले को बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। रेज का मतलब किसी चीज़ को उठाना, हमेशा इसका एक ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। रेज किया है इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को, है ना। चलिए। कह रहा ऑल्सो with one of the 6 members of the MPC dissenting and voting against the language of the policy stance, it seems clear the central bank may sooner than later have to bite the bullet and start normalizing rates if it wants to avoid undermining its own credibility by delaying steps to rein in inflation. मेरे को लग रहा है डराने के लिए लिखे लंबे लंबे सेंटेंस, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज हैं। अब बता रहा है आरबीआई के अंदर भी फूट पड़ी है, एक मेंबर जो है आरबीआई की बात से सहमत नहीं है। कह रहा साथ ही साथ एक मेंबर के 6 मेंबर्स में से, और किसके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। कह रहा है एक मेंबर के डिसेंट करने के साथ, डिसएग्री करने के साथ, ऑब्जेक्ट करने के साथ, और सामने वोटिंग करने के साथ, अगेंस्ट में वोटिंग करने के साथ जो लैंग्वेज यूज़ हुई है पॉलिसी के स्टैंस में, उसने बोला जो आप ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो मैं उससे डिसेंट करता हूँ और उसके खिलाफ वोट करता हूँ। आप बहुत ही जो है
नरम वाला रुख अपना रहे हो जो है इन्फ्लेशन को लेकर के। कह रहा है इस काम के होने के साथ ही ये चीज़ साफ दिखाई देती है, इट सीम्स क्लियर। क्या भाई कि सेंट्रल बैंक जल्दी ही, सूनर देन लेटर, सूनर मतलब जल्दी बजाय देरी के, तो बड़ा ही जल्दी सेंट्रल बैंक जो है उसको हैव टू करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, इसको बाइट करना पड़ेगा बुलेट को। बाइट द बुलेट का मतलब है एक अनवांटेड या अनप्लेजेंट सिचुएशन से डील करना, जिससे आप अभी तक बचते आ रहे हो उससे आपको बचना का जो है और मौका नहीं है। तो आरबीआई को आज ना कल कड़े डिसीजन को लेना होगा, बाइट द बुलेट करना होगा और स्टार्ट करना होगा नॉर्मलाइजिंग रेट्स को, इंटरेस्ट रेट को नॉर्मलाइज करना होगा। अगर ये चाहता है अवॉइड करना, अंडरमाइन करना, अवॉइड किसको, अपने आप को अंडरमाइन करना, इसकी खुद की क्रेडिबिलिटी को कैसे डिले करके उन स्टेप्स को जो रेन इन करने के इन्फ्लेशन को जो कब्जे में लेने के है महंगाई को, तो आरबीआई को कड़े डिसीजन उठाने हैं। अगर ये रेट्स को नॉर्मलाइज नहीं करेगा तो ये अवॉइड नहीं कर पाएगा अपनी खुद की भरोसेमंदी के अंडरमाइनिंग को, उसकी खुद की जो है कमजोरी को। अंडरमाइन आप जानते हैं ना, कमज़ोर बनाना किसी चीज़ को, स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को, अब वो डिले नहीं कर सकता रेन इन करने में। समझे? थोड़ा लंबा सेंटेंस है पर बड़ा ईजी है मेरे हिसाब से। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। इट की वर्ब है सीम्स, सेंट्रल बैंक की वर्ब है मे, हैव टू, बैंक सिंगुलर है लेकिन वर्ब हैव टू आई है क्योंकि बीच में मॉडल वर्ब आ गई है। मॉडल वर्ब के बाद हैज़ आता ही नहीं तो हैव ही लगाना पड़ेगा। इट की वर्ब है वांट्स, ठीक है ना। ये अवॉइड यहाँ पे इन्फिनिटिव है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, यहाँ पे कौन सा कंडीशनल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, फटाफट देखो। चलो यहाँ पे लगा हुआ फर्स्ट कंडीशनल, इफ प्लस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि फ्यूचर को बताएगा, मॉडल प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म है ना। अगर तुम आओगे तो हम जाएंगे, तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। फर्स्ट कंडीशनल बोलते हैं इसको, इफ़ ही टेल्स द ट्रूथ वी विल वुड या मे लेट हिम गो। कोई भी मॉडल यहाँ पे लग सकती है, विल वुड मे कुड शुड जो भी आप लगाओ लगा देना। अगर वो सच बताता है तो हम उसे जाने देंगे, वी विल वुड या मे लेट हिम गो। फर्स्ट कंडीशनल की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है, आप इफ़ को निकाल दो और इसकी जगह पे शुड को रख दो, लेकिन ध्यान रखना शुड हेल्पिंग वर्ब आ गई है, अब यहाँ पे एस नहीं आ सकता। शुड ही टेल द ट्रूथ वी विल वुड या मे लेट हिम गो। याद रखें हमेशा फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऐसे ही चलती है, इफ़ को निकाल दो शुड को लगा दो, जो भी वर्ब लगी है उसका बेर इन्फिनिटिव बना देना। शुड के बाद में, ही के बाद में आप एस को नहीं लगा सकते हो, चाहे ही आया हो लेकिन वर्ब जो है शुड के हिसाब से बिना एस के ही आएगी। समझ गए? अच्छा, अवॉइड के बाद में जीरंड इसलिए आया क्योंकि अवॉइड एक ऐसी वर्ब है अपने बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेगी। ये सारी वर्ब्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत बार आपने देखी भी हैं। अवॉइड है, कंसीडर है, इमेजिन है, फिनिश है, रिपोर्ट है ना, इनके बाद में कभी भी इन्फिनिटिव नहीं आएगा। अवॉइड टू अंडरमाइन नहीं, अवॉइड अंडरमाइनिंग ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए फटाफट से क्विज पे चलते हैं। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो क्योंकि ये आर्टिकल जो है 30% लंबा था आज, है ना, रेगुलर आर्टिकल से। 5 क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट कंडीशनल की मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फॉर्म लगाई हुई है, आपको चेक करना है यहाँ पे वर्ब कौन सी लगेगी ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। शुड से लग गया, सेंटेंस शुरू हो गया। और यहाँ पे आपको लगाना है ऑन को कैसे यूज़ किया जाएगा, ट्रैजेक्टरी ऑफ किस तरह की है ना, ऑन आएगी, और ऑन आएगी, इट्स ऑन आएगी, देयर ऑन आएगी, जो भी आप लगाना चाहो। सेकंड के अंदर आपको 2 एरर्स मिलेंगी। कंसीडर वर्ब अपने बाद में क्या लेती है आपको चेक करना है। दूसरा आपको यहाँ पे देखना है ये ओमिनस वर्ड ठीक है, ओमिनस मतलब शगुन भरा या अपशगुना, आप खुद से देखें, है ना। शगुन भरा है तो ठीक है, अपशगुना है तो आप देखें अपशगुना क्यों लगाया गया, हमने यहाँ पे सही वर्ड को यूज़ करना है। हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, सबके नंबर 5 में से 5 चाहिए मुझे। लास्ट में एक 1 वर्ड है, एक ऐसी सिचुएशन जिससे बचना बड़ा मुश्किल हो, क्या बोलेंगे, पेंट अप बोलेंगे, एंजेंडर बोलेंगे, अंडरस्कोर बोलेंगे या बाइंड बोलेंगे। पूरे मन से देखा है तो 5 में से कम 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के मैं आपको डाल रहा हूँ नोट्स, इसके जो आंसर्स को चेक करना और अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताना। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पता है ना, आप क्या इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट करने को तैयार हो अगर लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिले। क्या आप जो है पेट्रोल को इसी दाम पे लेने को तैयार हो या नहीं हो। मेरा आंसर ज़रूर पढ़ा करो, अपना भी लिखा करो। अंटिल देन साइनिंग आउट।